मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ कि कैसे हम गुरुजी के पास आए। 2002 में गुरुजी ने अपने पास बुलाया। मेरी फैमिली में सबसे पहले मेरी मासी ने जाना स्टार्ट किया था गुरुजी के पास। तो उन्होंने हमें बताया गुरुजी के बारे में, और जिस तरीके से उन्होंने बताया एकदम से विश्वास हो गया। कोई इफ बट कुछ डाउट नहीं हुआ। उन्होंने कहा शिव जी का अवतार है, एक गुरुजी हैं, बायो स्टेट में बैठते हैं। तो हमने कहा हमें जाना है, हमसे रुका ही नहीं जा रहा था। तो मैं और मेरे पेरेंट्स हम लोग गए एम्पायर स्टेट। वहां पे जो गुरुजी का ऑरा था, ऐसे जैसे कोई मैग्नेट। और बैठे बहुत अच्छा लगा। कोई प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ में, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। पर अच्छा लगता था, इसलिए हम लोगों ने जाना शुरू कर दिया। उस टाइम मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। आई वॉज इन सेकेंड ईयर। और सब मेरे फ्रेंड्स कहते कि चलो इधर चलो उधर चलो, पर वो गुरुजी ने आई थिंक जोड़ लिया था। गुरुजी की इतनी कृपा थी कि और कहीं पे मन लगता ही नहीं था। तो सब मजाक भी उड़ाते थे कि ये कोई एज है गुरुजी के पास जाने की। तो पर गुरुजी ने हिम्मत दी उस टाइम अपने फ्रेंड्स के सबके अगेंस्ट, क्योंकि उस टाइम बहुत डर लगता है कि अरे सब फ्रेंड्स अगेंस्ट हो जाएंगे। पर कुछ बिना परवाह किए हम लोग एवरी थर्सडे हम लोगों ने वहां पे जाना शुरू किया। हर चीज, हर लाइफ के हर स्टेप पे गुरुजी ने गाइड किया है और करते आ रहे हैं। बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। जब आगे ग्रेजुएशन खत्म हुई तो आगे मुझे क्या पढ़ाई करनी है वो भी मुझे गुरुजी ने ही गाइड किया। कभी फिजिकल Auntie, you got muted accidentally. मैं बीएड करूं, तो गुरुजी आए मेरे दर्शन में और मुझे बोलते हैं कि बड़ा ना सिर खान दिए तो मेरा, कि मैं की करा आगे, मैं की करा। तो तन्नू कह देता है तू एमकॉम करनी है, बीएड नहीं करनी। एक बार कह देता तो कह देता। तो बस मेरे को तो आगे कुछ गाइडेंस या कुछ चाहिए ही था। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बीएड का आइडिया ड्रॉप किया और मैंने एमकॉम की तरफ फॉर्म्स वगैरह भरने शुरू करे। तो मैंने डीयू में फॉर्म भरा। तो वहां पे नहीं आया, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि अब क्या करूं मैं। तो पर ये था कि गुरुजी ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब कोई रीजन है इसके पीछे। तब उन्होंने बोला कि एक ही लिस्ट निकलती है, सेकंड लिस्ट नहीं निकलती है, पर आप पता करते रहना। हम भी रोज फोन करते थे वहां पे, कर करके अक्टूबर में जो है सेकंड लिस्ट निकली। तो वो वहां पे जो प्यून था उसने बोला कि आज तक कभी नहीं निकली है सेकंड लिस्ट, पर इस बार हमारी सीट्स फुल नहीं हुई थी फर्स्ट लिस्ट में, तो इसीलिए हम सेकंड लिस्ट निकाल रहे हैं। और आप आके देख लो अपना नाम है या नहीं है लिस्ट में। हम जब पहुंचे तो सबसे ऊपर मेरा नाम था उस सेकंड लिस्ट में। तो वो गुरुजी ने, कहते हैं ना अपनी संगत का उद्धार करने के लिए गुरुजी बाकी कितने लोगों का उद्धार कर देते हैं, तो वही मेरे साथ भी हुआ कि मेरा एक एडमिशन कराने के लिए गुरुजी ने कितने बच्चों का और वहां पे एडमिशन कराया। एमकॉम हुई, उसके बाद फटाफट जॉब लग गई। जॉब लगी, हम लोग उस टाइम रोहिणी में रहते थे, रोहिणी से गुड़गांव में जॉब लगी, वहां से डेली जाना। तो मेरे डैड को बहुत चिंता होती थी कि अकेले सुबह मॉर्निंग शिफ्ट है और कैसे होगा। तो वो मेरे को गेट तक ड्रॉप करने आते थे कि कैब इतनी जल्दी आ जाती है ऑफिस की। एक हफ्ता पूरा जैसे ही मैं कैब में बैठती थी गुरुजी की फ्रेग्रेंस स्टार्ट हो जाती थी। और वो पूरा एक डेढ़ घंटा जो रास्ते में लगता था पूरा टाइम वो फ्रेग्रेंस रहती थी, और जैसे ही जब वो कैब ड्रॉप करती थी कंपनी के गेट के अंदर तब तक वो फ्रेग्रेंस रहती थी। तो वो गुरुजी ने कहा कि तुम मत चिंता करो, जब तुम मेरी शरण में आ गए हो तो मैं हर चीज का ध्यान रख रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक हफ्ता तब तक चला जब तक कि मेरे पापा थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं हो गए कि हाँ सब कुछ सेफ है, गुरुजी हैं साथ में। उसके बाद वो एक हफ्ता पूरा फ्रेग्रेंस आई, फिर बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हर पेरेंट्स को होता है कि थोड़ा मैट्रिमोनियल का स्टार्ट करते हैं। तो मम्मी पापा ने शायद सोचा, आपस में बात करी होगी। तो मेरे को सपने में फिर गुरुजी आते हैं और मेरे को दिखाया कि बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और वहां पे सत्संग हो रहा है, गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं। और जब मैंने वहां पे आज्ञा ली
तो गुरुजी ने मेरे को एक छोटी सी स्लिप मेरे हाथ में दी। मैंने कहा गुरुजी क्या है ये? तो कहते कि ये तेरा फ्यूचर है। तो मैंने कहा कि मैंने खोल के देखा, उसमें एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था। तो कहते ਬਹੁਤੀ चिंता ना करन, तेरे माँ प्यो, तेरे ब्याह की जिम्मेदारी मैं ले लेती है, मैं तेरा ब्याह करावांगा। तो तेरे वास्ते ना मैं डायमंड जैसा मुंडा रखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद सपना जो था, वो ड्रीम दर्शन जो था, वो खत्म हुआ। तो मैंने उठ के अपने मम्मी को ये बताया। मम्मी कहती कि हाँ, हम ना रात को ही सोच रहे थे कि अब स्टार्ट करते हैं मैट्रिमोनियल का। तो मैंने कहा गुरुजी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तो अब आपको नहीं जरूरत है चिंता करने की, वो अपने आप करेंगे। इस दर्शन के बाद मंदिर में जैसे हम लोग एवरी मंडे जाते थे, बड़े मंदिर, वहां पे सब सेवा करते थे, तो सबको कुछ ना कुछ हिंट्स मिलने शुरू हो गए थे। किसी को सपने में दिखा रहे हैं गुरुजी की वहां पे ढोल की बज रही है, मेहंदी हो रही है, कि फंक्शंस मंदिर में ही हो रहे हैं। ऐसे ऐसे हिंट्स मिलने शुरू हो गए थे। फिर संगत में ही एक अंकल थे, उन्होंने मनोज अंकल, तो उन्होंने आके बोला कि मम्मी को मेरे, कि गुरुजी ने बोला है कि जेठरा अंकल के ना बेटे के साथ आप इसकी शादी कर। तो हमें लगा कि नहीं, ऐसे मतलब गुरुजी उस टाइम चोले में थे, तो डायरेक्ट भी बोलते थे, ऐसी बात नहीं, हम जाते भी थे। तो हमने इतना नहीं इंटरेस्ट दिखाया कि ठीक है गुरुजी का मैसेज है तो डायरेक्टली है, कोई अपने आप से तो नहीं बोल रहा। वैसे थोड़ा डाउट हुआ कि गुरुजी को देना है तो वो डायरेक्टली बोलेंगे। करते करते फिर 2-3 महीने निकल आए। 14 मई 2007 की बात है। तब गुरुजी ने बड़े मंदिर आना था, और वहां पे सेवादार थे अनीश अंकल। तो उनको गुरुजी ने कहा था कि 6 बजे आपको मंदिर खाली कराना है। तो उनकी जैसे गुरुजी का हुक्म था, उन्होंने मंदिर खाली करवाना शुरू कर दिया एग्जैक्ट 6 बजे। तो सबसे पहले मम्मी पापा को उन्होंने बोला, अंकल आंटी आप प्लीज आज्ञा ले लीजिए, गुरुजी के आने का टाइम हो गया है। तो ये लोग दोनों, मैं उस टाइम नहीं जा पाई थी उस मंडे, तो ये दोनों बाहर जाके खड़े हो गए। तो जैसे ही ये लोग बाहर निकले, इतने में गुरुजी की गाड़ी एंटर हुई। और फिर गुरुजी ने मैसेज किया कि जो भी बाहर लोग हैं उनको अंदर भेज दो, कोई नहीं जाएगा। तो जो संगत बाहर निकली थी वो वापस मंदिर के अंदर आ गई। और गुरुजी इतने सिंपल वहां पे प्लास्टिक की चेयर पे, जो लेफ्ट वाला लॉन, अगर हम अंदर मंदिर के मेन हॉल में एंटर करते हैं, लेफ्ट साइड में जो लॉन है, वहां पे गुरुजी बैठे प्लास्टिक की चेयर पे, और सब संगत नीचे बैठ गई। तो एक अंकल कहते हैं कि दूसरे अंकल को कि मेरी कभी बात नहीं हुई गुरुजी से, मेरे को 2 साल हो गए आते हुए, पर आज तक कभी बात ही नहीं करी गुरुजी ने। तो वो अंकल मेरे पापा की तरफ इशारा करके कहते हैं, आप तो 2 साल हुए, ये देखो भाटिया अंकल, इनको 5 साल हो गए आते हुए, इनकी कभी बात नहीं हुई गुरुजी की, गुरुजी से। तो इन्होंने तो कभी कंप्लेंट नहीं करी। बस वो कहने की देर थी, इतने में गुरुजी ने मेरे पापा को बुला लिया। फर्स्ट टाइम गुरुजी ने पापा को बुलाया अपने पास। और इतनी बातें, मतलब 1.5 घंटा बात करी है गुरुजी ने। मम्मी को भी फिर बाद में बुला लिया था। इतनी बातें जो पूरी आई थिंक 5 साल की कसर थी, वो गुरुजी ने वो उस टाइम पे पूरी कर दी एक दिन में। तो गुरुजी ने पूछा, पूरा एक एक चीज पूछ रहे हैं गुरुजी, कहाँ काम करते हो, कहाँ रहते हो। तो पापा ने बोला कि गुरुजी मैंने तो वीआरएस ले ली है, मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस में काम करता था। तो कहते कमले हुए पे ने सारे, एक मैं वेला सी हूं, एक तू वेला आ गया। और फिर खूब हंसे गुरुजी। उसके बाद फिर मम्मी से पूछा, आंटी तू नौकरी करनी है? तो मम्मी ने कहा नहीं गुरुजी। अच्छा कहाँ रहते हो? खुद ही जवाब दे रहे हैं। फिर मेरी बड़ी सिस्टर है, उसके बारे में पूछा, कहाँ पे रहती है? मम्मी ने बताया कि वो न्यू जर्सी में रहती है। अच्छा, तो उसके इन लॉज के बारे में, हस्बैंड के बारे में। वो एक एक तरीका था गुरुजी का ब्लेस करने का, खुद ही, क्योंकि उनको तो सब कुछ पता है, भगवान है वो, साक्षात शिव भगवान, उनको हर चीज मालूम है। पर उनको हमें ब्लेस करना है, तो वो इस तरीके से हमें ब्लेस कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला छोटी कुड़ी कितने वे? तो कहते, मम्मी ने कहा वो तो गुरुजी आई नहीं आज। अच्छा कितने काम कर दिए? तो कहते, मम्मी ने कहा जनपैक्ट में काम करते गुड़गांव। अच्छा जनपथ सोनिया गांधी को काम कर दिए। और फिर स्माइल करी साथ में। उसके बाद फिर संगत में से उन्होंने इशारा किया जेठरा अंकल की तरफ, उनको बुलाया अपने पास। और मेरे पापा को बोलते हैं कि तू जानता है इन्नू, ए जेठरा वे, इन्नू में 3 बार न्यू लाइफ दिखती है। तो पापा ने कहा हाँ जी गुरुजी मेरे को मालूम है। तो कहते कि फिर उनको कहते जेठरा अंकल को, ए भाटी अंकल ने बड़ा ही चंगा परिवार है। गुरुजी के मुंह से ये वर्ड्स की बहुत ही चंगा परिवार है, इट मीन्स अ लॉट।
कि गुरु जी की नजरों में नहीं तो हम सब कीड़े मकोड़े हैं, हम इतने पाप करते हैं कि हम खुद ही कभी सोचें बैठ के तो हमें अपने आप पे ही शर्म आने लगेगी। पर गुरु जी ने हमें बोला कि बहुत चंगा परिवार है, थैंक यू सो मच गुरु जी। और फिर गुरु जी ने बोला कि चलो तेरा मुंडा ते तेरी कुड़ी आपस में ब्याह कर लो। तो जो इतने महीने पहले मैसेज आया था जो हमने इग्नोर किया, हमारी गलती थी वो गुरुजी ने सामने अपने मुंह से बोला और ऐसे गुरुजी ने हमारी शादी फिक्स करी। उस टाइम ना मेरे हस्बैंड जो थे जयपेश अंकल वो थे वहां पे, ना मैं वहां पे थी। और गुरुजी ने शादी फिक्स करी। उसके बाद जो फॉलोइंग संडे था गुरुजी ने अपने पास वहां पे पूरी फैमिलीज को एम्पायर स्टेट बुलाया। तो संडे को हम लोग सब गए, पूरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली भी गई। तो उन्होंने गुरुजी ने वहां पे लड्डू प्रसाद बांटा अपने हाथ से, साथ में एक आंटी खड़ी हुई थी गुरुजी के पास सेवा कर रही थी। तो गुरुजी ने कहा ये देख इन दोनों की शादी मैंने करवा दी है, अभी बैठ के आपस में अपनी फॉर्मेलिटीज करते रहे जो करनी है, आज तो मैं इनकी शादी के लड्डू भी बंटवा दिए। तो इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने जो है ये किया, ऐसे शादी फिक्स करी। क्योंकि जब एक बार जब हमने जाना स्टार्ट किया था गुरुजी के पास तो मैंने एक सत्संग सुना था उसी टाइम पे कि गुरुजी ने ऐसे संगत में से किसी अंकल और आंटी को उठाया और वहीं पर ही गुरुजी ने उनको वरमाला दी और वहां पे उनकी शादी करवा दी थी एम्पायर स्टेट में। तो बड़ा वो सुन के लगा कि ऐसा भी होता है यहाँ पे कि मतलब वो लड़की आई पेरेंट्स के साथ और फिर उसकी वहीं पर ही शादी हो गई और वो इन लॉज के साथ चली गई। तो एक मन में था, मैंने कहा मेरे साथ ऐसा होगा क्या। और मैं कहती थी गुरुजी को, गुरुजी प्लीज कभी शादी हो ना तो ऐसी करवाना जो संगत ही हो, क्योंकि मैं तो नहीं रह सकती आपके बिना। और बाद में पता नहीं कैसी फैमिली मिलेगी वो मुझे आप मानने देंगे, मंदिर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, ये मेरे अपना पर्सनल बात होती थी, गुरु से किसी को नहीं मालूम था। और वो गुरुजी ने वो चीज का ध्यान रखा और ऐसी फैमिली में शादी हुई जो हमसे भी पहले के 98 से आते थे और अच्छे से जुड़े हुए थे गुरुजी के साथ। तो गुरुजी ने पूरा बताया कब शादी करनी है, कौन सी डेट को, कितने कितने लोग होने चाहिए। गुरुजी ने कहा था बहुत बहुत बड़ा ब्याह नहीं करना, तो 25-25 लोग होने चाहिए। तो टोटल सिर्फ 50 लोगों की गैदरिंग थी। और गुरुजी ने बस यही शादी कब किया और उसके 31st में को गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। हमें लगा अब हमें कौन गाइड करेगा, अब हमारा होगा क्या। हम तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम अनाथ हो गए हैं, जैसे माँ बाप का साया सिर से उठ जाता है। पर हम बहुत ही गलत थे क्योंकि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हमारे साथ ही हैं, हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, हर पल हमें ब्लेस करते हैं। तो ऐसे गुरुजी ने शादी फिक्स करी, शादी हुई। उसके बाद फिर हमें जो था बैंगलोर से जॉब ऑफर आई और वो भी गुरुजी का रीजन था कि क्यों उन्होंने हमें बैंगलोर भेजा, क्या था वो हमें बाद में समझ में आया। वहां पे भी जब हम पहुंचे, जस्ट पहुंचे थे, तो गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई आ गया। तो हम अभी उतना नहीं था कि हम वापस आ पाए क्योंकि जस्ट हमने अपना लाइफ स्टार्ट ही करी थी अपनी। तो गुरुजी का हमने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम दो जन ही तो हैं, हम आपस में बैठ के ही सत्संग कर लेंगे। तो लंगर बनाया और ऐसे ही बैठे थी तो मेरी आंख लग गई। तो उसमें मेरे को दर्शन हुए कि गुरुजी आए हैं और मेन डोर की बेल बजी है। मैंने जब दरवाजा खोला तो गुरुजी थे वहां पे। तो गुरुजी ने अपनी पॉकेट से हैंकी निकाला और जमीन पे बिछा के बैठने लगे और कहते हैं कि चल लंगर करा मैंने। तो मैं कह रही हूँ कि गुरुजी नहीं आप नीचे नहीं, आप ऊपर बैठो, और नीचे क्यों बैठे हो आप जमीन पे। तो मुझे गुरुजी कहते हैं कि झल्ली ये लंगर हमेशा थल्ले बह के होता है, उत्ते बह के लंगर नहीं होता। तो वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज था कि हम लोग कई बार हम नीचे बैठ सकते हैं तब भी हम ऊपर बैठ के लंगर करते हैं या ऊपर सत्संग अटेंड करते हैं कुर्सी पे बैठ के। उसके बाद मैं उसी ड्रीम में ही, दर्शन में ही मैं गुरुजी को वो भूलगी देना खीर प्रसाद, तो गुरुजी ने मांग के लिया कि खीर प्रसाद भी दे। और मैंने दिया तो फिर गुरुजी ने कहा बड़ा सोना प्रसाद बनाया है तुम। और फिर वो खत्म हो गया। तो हमारे दिल में वो था कि हम मंदिर से दूर हम नहीं जा सकते, तो गुरुजी घर आ गए हमें दर्शन देने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। इस जुलाई में हमारी शादी हुई 2007 में। और सपना आया संगत में ही किसी को दर्शन हुए गुरुजी के, और उसमें उनको दिखाया कि गुरुजी ने मेरे को और हितेश अंकल को अपने पास बुलाया है और बोला कि जाओ फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करो मई जून, जितना क्लियरली गुरुजी ने बोला, और जाओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ब्लेस किया।
तो हमने जब उन्होंने हमें बताया तो ठीक है, गुरुजी का हुक्म सिर आंखों पे। उसके बाद इट टुक 1 ईयर कि जब मैंने कंसीव किया, तो हमें यही था कि गुरुजी ने बोला है बेटा होगा, तो हम वैसे ही मेंटली प्रिपेयर थे और हर जगह से मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा होगा बेटा होगा। पर जब हुआ तो वो बेटी हुई। तो हमें एक सेकंड के लिए लगा कि कैसे, मतलब गुरुजी के वर्ड्स हैं, तो बेटा या बेटी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, पर था कि गुरुजी के वर्ड्स हैं ये कैसे चेंज हो गए। तो उसी टाइम इमीडिएटली संगत में से किसी का फोन आता है मेरी मदर को, और वो कहते हैं कि पूछती आगे से कि आंटी निधि दीदी की बेटी हुई है। तो मेरी पूछे कैसे पता, अभी तो जस्ट हुई है। तो कहते हैं कि नहीं, मेरे को रात को गुरुजी आए थे, दर्शन दिए उन्होंने मेरे को, और बोले कि उन्होंने मेरे को हर जी कहते देख, अगर मैं इस टाइम पे इसको बेटा देता तो इनका ये हाल होता दोनों का, इसलिए मैंने बेटे को बेटी में कन्वर्ट कर दिया। कहते ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बेटे तो मैं ऐसे ही बांटता रहता हूँ, पर बेटियां मैं कईयों कईयों को ही देता हूँ, सबको बेटियां नहीं देता मैं। तो वो सुन के लगा कि इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने हमें इस लायक समझा कि हम एक सोल को अच्छे से हम उसको पाल सके। मैं तो कहती हूँ गुरुजी को, गुरुजी हम सिर्फ केयर टेकर हैं, बाकी आपका ही बच्चा है, आपने ही दिया है, हम सिर्फ उसका ध्यान रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बस हमें हिम्मत देना और इतनी शक्ति देना कि हम उसकी अच्छे से उसको परवरिश कर सकें और उसको अच्छे संस्कार दे सकें। उसके बाद जब डॉटर हुई तो हमें उसके नाम का था कि नाम तो हम नहीं रखेंगे, गुरुजी रखेंगे। तो हम वेट करते रहे, तो उसमें काफी महीने निकल गए उस चीज का। फिर मेरे पापा को गुरुजी के दर्शन हुए और गुरुजी ने बोला कि इसका नाम नंदनी रख दो। तो एक दिन उन्होंने हमें बताने में लगा दिया, आपस में ही सोचते रहे कि नंदनी नाम रखें नहीं रखें, बड़ा ओल्ड फैशन नाम है। सॉरी। तो रात को फिर गुरुजी आए और फिर डांट के बोले मेरे पापा को कि तूने अभी तक मैसेज क्यों नहीं दिया है, तेरा काम है मैसेज देना, वो वेट कर रहे हैं मेरे मैसेज का, वो माने या ना माने फिर वो उनकी मर्जी है, तू अपना काम कर। तो फिर जब उन्होंने बताया तो हम तो वेट ही कर रहे थे, और हमने फिर उसका नाम नंदनी रख दिया। और उसके बाद बैंगलोर में कैसे हमारा रहा सफर, और फिर हमें वापस गुरुजी ने गुड़गांव भेजा, गुड़गांव से फिर अब हमें नोएडा भेजा। तो वो दिखता है कि गुरुजी की पूरी प्लानिंग है। इनिशियली तो हम बहुत रिलक्टेंट होते हैं हर चीज के लिए, पर धीरे धीरे हमें समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं, गुरुजी का ही हुक्म है और उसमें ही ब्लेसिंग है, उसी में बनाई है, तो वो हमें करना ही करना है। मैं अपने एक डैड का सुनाती हूँ। मेरी शादी के बाद दिसंबर में उनको कैंसर डायग्नोज हुआ, और नाम ही ऐसा है कि सुन के एकदम हिल गए हम लोग। तो गुरुजी ने तब उनको दर्शन दिए और बोला कि तू किसी भी डॉक्टर के पास चला जा, तो जो भी करना है वो तो मैंने करना है, कंजरा डॉक्टरा ने की करना है। तो ठीक है, हमने बहुत जगह दिखाया था पर हमें कहीं भी कुछ पॉजिटिव नहीं मिल रहा था। फिर एक डॉक्टर थे, उन्होंने हमें थोड़ा सा पॉजिटिव बोला कि हाँ जो है क्योर हो जाएगा। तो हम फिर उन्हीं के पास ही गए और सर्जरी हुई। उसके बाद रेडिएशन वगैरह हुआ एंड ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। तो हमें लगा कि लोग इतना डरते क्यों है कैंसर से, ये तो क्योरेबल है, देखो ठीक भी हो गए। तो पता भी नहीं चला कैसे गुरुजी ने निकलवा लिया था हमें। और जब जिस दिन सर्जरी थी उस दिन मॉर्निंग में जब टीवी ऑन किया पापा ने ऐसी, तो हॉस्पिटल में ही, तो वहां पे एक आस्था चैनल पे कोई प्रवचन आ रहे थे, और उन्होंने वहीं से शुरू करी लाइन कि अगर आपके कोई गुरु हैं और आपको उनके ऊपर 100% फेथ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो आपको अपनी शर्ट का बटन भी देगा और दवाई कह के देगा कि ये दवाई आप ले लो, तो आप ले लोगे फेथ के साथ और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ऐसे ही गुरु जी का होता है। तो उन्होंने ये 2-3 लाइनें बोली तो हमें लगा कि गुरु जी ने मैसेज दिया, क्योंकि थोड़ी घबराहट तो होती है सर्जरी से पहले। तो हमें लगा कि गुरु जी का ही मैसेज है। तो हमने भाई अब सब ठीक होगा। और उसके बाद मैं बाहर ऐसी थोड़ा अपसेट थी जब चल रहा था ऑपरेशन। तो वहां का जो स्वीपर है वो मेरे पास आया, पता नहीं क्यों, यहाँ का मेरे को रोता हुआ देख के आया या क्या, और बोला आके कि आप क्यों मैडम इतने परेशान हो रहे हो, आपके साथ तो आपके गुरुजी है ना।
तो वो लगा, एकदम सुन के झटका लगा कि इसको कैसे मालूम कि हम कोई गुरुजी को मानते हैं या हमारी लाइफ में गुरुजी हैं। तो वो गुरुजी ही थोड़ी थोड़ी देर में मैसेजेस भेज रहे थे कि हमारा हौसला ना टूटे, हम घबराए नहीं। उसके बाद फिर रेडिएशन वगैरह सब स्टार्ट हुआ। फिर बीच में घर आ गए पापा ठीक होके। फिर उनका मैसेज आया संगत में से किसी का कि फोन आया सुबह कि अंकल आप घर पे हो, मैं आना चाहता हूँ। और एक दिन पहले पापा को गुरुजी ने बता ही दिया था कि कल सुबह तेरे को जो है नाम बता के बोला था गुरुजी ने कि ये अंकल तेरे को फोन करेगा, मैंने इसको कोई मैसेज बोला तेरे को देने के लिए, और तेरे को वो मैसेज मानना है और फोन पे नहीं सुनना, उनको अपने घर बुलाना है। तो जब सुबह फोन आया, उन्हीं अंकल का फोन आया, तो पापा ने कहा कि आप आ जाओ अंकल। तो उन अंकल तब नोएडा में रहते थे, नोएडा से वो रोहिणी आए मैसेज देने के लिए गुरुजी का। और मैसेज क्या था कि यहाँ का रोहिणी का मकान बेच के और आपको गुड़गांव में लेना है। तो एक सेकंड ये लगा कि इतने साल, 25 साल हो गया हमें रहते हुए यहाँ पे, और बीमार भी हैं, कैसे वहां पे ढूंढेंगे नई जगह पे शिफ्ट करना, मतलब बहुत मुश्किल लग रहा था। पर गुरु जी का हुक्म था, वो तो मानना ही था। तो गुरुजी ने पूरा बताया। वहां पे हमारा 2 BHK था रोहिणी पे, तो गुरुजी ने बोला कि 3 BHK लेना है और फर्स्ट फ्लोर लेना है। पूरा अमाउंट बताया कि इतने का खरीदना है, इतने का बेचना है और इतना बचना चाहिए तुम्हारे पास, एक एक फिगर गुरुजी ने बताई हमें। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद जब वो अंकल चले गए, तो हम पापा ऐसे ही थोड़ा वॉक के लिए निकले, तो अपने आप ही प्रॉपर्टी डीलर ने आवाज मार ली। तो कहते हैं, अरे भाटिया साहब, बहुत दिनों बाद आप दिखाई दिए, कोई सेवा का मौका दो। तो पापा ने कहा कि ऐसे मुझे घर बेचना है अपना, तो कोई हो तो बताना। तो कहते हैं, हाँ हाँ आप चलो घर, मैं आता हूँ। घर पहुंचे, पीछे पीछे वो एक पार्टी को लेके आ गया वहां पे। तो पापा को तो फिगर बताई हुई थी गुरुजी ने कि कितने का बेचना है, तो पापा ने वही कोट किया। वो मान गए, उसी टाइम उन्होंने बयाना दिया और घर बिक गया। कहाँ जाना है, कुछ ढूंढा नहीं, कुछ नहीं किया। तो 3 महीने का टाइम उन्होंने हमें दिया खाली करने के लिए। फिर गुड़गांव में ढूंढना शुरू किया, बीच में पापा की तबीयत और खराब हो गई, फिर दोबारा हॉस्पिटलाइज्ड हुए। तो मम्मी को सपने में दिखाया कि एक घर है फर्स्ट फ्लोर का गुड़गांव में, और गुरुजी ताला खोल रहे हैं उसका। और अंदर का पूरा दिखाया स्ट्रक्चर घर का कैसे है, वो पहले ही दिखा दिया गुरुजी ने। तो फिर एक अंकल का फोन आया जो डीलर थे, प्रॉपर्टी डीलर, जिनको हमने बोला हुआ था गुड़गांव में कि हमें घर लेना है। तो उनका फोन आया कि जैसे आप कह रहे थे वैसा एक घर मिला है, आप आके देख लो। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, मैं तो अभी नहीं आ सकती, मैं तो हॉस्पिटल में अंकल के साथ हूँ। आप मेरे को बता दो अंदर से स्ट्रक्चर कैसा है उसका। तो उन्होंने जब बताया तो एग्जैक्टली वही था जो गुरुजी ने दिखाया था सपने में। तो मम्मी ने कहा ठीक है, मेरी तरफ से उनको बयाना देके घर फाइनल कर दो। तो अंकल कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हो, कि लोग सब्जी की दुकान पे भी जाते हैं तो 2-3 जगह उसका रेट पूछते हैं, जहाँ सस्ती होती है 2 रुपए तो वहां से लेते हैं, और आप इतना बड़ा घर ऐसे ही ले लोगे बिना देखे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पैसे वेस्ट जाएंगे, पर प्लीज आप फाइनल कर दो, वो हम अभी आ नहीं सकते। फिर जब थोड़ा सा ठीक हुए पापा, फिर हम देखने गए वहां पे, तो एग्जैक्टली वही घर था जो गुरुजी ने पहले ही मम्मी को दिखा दिया था। और वहां पे गुरुजी ने कहा था कि 2 बेडरूम अपने पास रखने हैं, और एक बेडरूम जो थर्ड है उसके अंदर गुरुजी का दरबार लगा के वहां पे सत्संग करना है एवरी संडे मॉर्निंग में 7 to 8। ये गुरुजी ने बोला हुआ था हमें। तो वैसे ही किया हमने, वहां पे सत्संग स्टार्ट करे, शिफ्ट हुए, आराम से सब कुछ स्मूथली हो गया। जैसे क्योंकि कहते हैं ना, जब गुरुजी का हुक्म होता है तो हर चीज सीधी सीधी पड़ने लगती है, तो लगता है कि हाँ गुरुजी का ही है इसके अंदर ब्लेसिंग, कि हमें कहीं कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, कोई रुकावट नहीं आती है, वो स्मूथली सारे काम हो जाते हैं। वहां पे बहुत टाइम सत्संग किया वहां, और इतनी प्रेजेंस फील होती थी गुरुजी की। गुरुजी सब बैठे हैं शांति से, 7 to 8 मॉर्निंग का टाइम होता था, इतनी संगत भी नहीं होती थी। और किचन में आवाज आ रही है खटर पटर जैसे कुछ हो रही है, ये लगता था कि हाँ गुरुजी आए हैं। तो संगत को भी दिखता था, आस पड़ोस वाले को दिखा कि गुरुजी जो है चल के आ रहे हैं हमारे घर। तो बहुत वहां पे पता नहीं किसको क्या ब्लेस करना था, हमें करना था या जो संगत वहां पे आती थी उनको करना था। तो ऐसे काफी टाइम चला। फिर उसके बाद पापा को दोबारा से रिलैप्स हुआ कैंसर का, तो उसके बाद गुरुजी ने अपनी शरण में बुला लिया। फिर वो तब वो सत्संग जो है वो बंद हुआ, कि तो वो सत्संग पूरा चल ही रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, जब हमने जाना स्टार्ट किया था मेरे को एकदम से ध्यान आया सत्संग।
तो एक बार क्या हुआ कि मम्मी को थर्सडे को जैसे हम लोगों ने फिक्स किया हुआ था जाना, पापा को लगता था कि नहीं गुरु का वार है तो गुरु जी के यहाँ हम थर्सडे को जाएंगे। तो एक दिन पहले उनको सपने में दिखाया गुरुजी ने कि गुरुजी जो है बिना सॉक्स के बैठे, नहीं तो कभी हमने देखा नहीं था गुरुजी को बिना सॉक्स के। गुरुजी बिना सॉक्स के बैठे हैं और मम्मी पैर छूने लगी उनके, तो गुरुजी ने पीछे कर लिए पैर। और गुरुजी कहते नहीं नहीं अभी नहीं, जब मैं जब तू कल आएगी तब तू छूना पैर। तो ठीक है, अगले दिन हमारा दिन था, हम गए और लाइन से लगे हुए आज्ञा ले रहे हैं लंगर के बाद। जब हम आज्ञा करके बाहर निकले तो मम्मी कहती आज तो पहली बार हुआ है कि गुरुजी ने सॉक्स नहीं पहनी हुई थी। हमने कहा नहीं पहनी हुई थी, हमने आपके पीछे ही थे हम। तो कहते नहीं मेरे को तो बिना सॉक्स के दिखे। तो जो गुरुजी ने सपने में दिखाया था, प्रॉमिस किया था कि कल करना पैर छूना, तो वो वही हुआ कि मम्मी को बिना सॉक्स के दिखे चरण और मम्मी ने अच्छे से पैर छुए उनके, और हमें जो था वो सॉक्स के साथ दिखे उनके चरण। तो एक बार क्या हुआ, मम्मी को बड़ा फील होता था कि गुरुजी से कभी बात नहीं हुई। लोगों को देखते थे हम संगत को वहां पे थे, सेवा कर रही हैं, चरण दबा रहे हैं, बातें कर रहे हैं इतने, तो हमसे कभी भी नहीं हुई थी। तो हम पापा और मुझे नहीं फील होता था, पर मम्मी को फील होता था ये चीज। तो एक बार क्या हुआ कि नीचे जैसे ही हम बैठने लगे तो पहले फिर जब रश बढ़ गया तो उन्होंने कहा कि पुरानी संगत जो है वो ऊपर बैठा करेगी, जो नए आ रहे हैं वो नीचे बैठेंगे। तो पापा और मैं हम अपने आप कोशिश भी नहीं करते थे, हम अपना ऊपर चले जाते थे। तो मम्मी जरूर कोशिश करती थी एक बार कि नीचे बैठने की, कि शायद बैठने देंगे वो। तो जैसे ही मम्मी बैठने लगी तो सेवादार अंकल आए और उन्होंने कहा नहीं आंटी तुसी उत्ते जाके बैठो। तो जैसी मम्मी मुड़ी तो गुरुजी ने आवाज लगाई भाटी आंटी इत्थे ही बैठ जाओ। तो मैंने कहा मम्मी को, मैंने कहा गुरुजी ने आपको दिखाया है कि उनको पता है हम आते हैं चाहे बात नहीं होती, पर उन्होंने आपको नाम से बुलाया है और आपको वहीं बिठाया है, नीचे ही आप बैठे हो। तो ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई तो गुरुजी को पता नहीं है कि हम आते हैं या नहीं आते हैं, तो गुरुजी को सब पता होता है। फिर एक बार मम्मी को दर्शन हुए गुरुजी के, और बोला कि कल ना अपने नाल मोटी नु लेके आई। तो मम्मी ने कहा मोटी को लेके आई, तो मम्मी ने मेरी मासी का नाम लिया क्योंकि वो कम जाती थी गुरुजी के पास। तो मम्मी ने कहा कि उनको लेके आना है। नहीं नहीं उन्होंने नहीं, अपनी परजाई नु लेके आई नाल। तो ठीक है, सामने ही रहते थे, पास में ही रहते थे मेरे मामा मामी, तो उनके लिए गुरुजी ने बोला। तो मम्मी ने कहा कि चलो आपको गुरुजी ने बोला है कि आज लेके आना है। तो कहते कि नहीं मैं नहीं, उनकी थोड़े हेल्थ इश्यूज रहते थे, तो कहते नहीं मेरे को नहीं, मैं बैठ पाऊंगी नीचे इतना टाइम, और वॉशरूम का भी प्रॉब्लम होता है वहां पे, जा नहीं सकते, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं आपको तो जाना ही है, आज गुरुजी ने स्पेशली आपका नाम लेके बोला है। जबरदस्ती हम उनको लेके गए अपने साथ। देर भी होगी हमें जाने में, नहीं तो हम हमेशा पहले पहुंचते थे वहां पे। तो पहुंचे तो एकदम शब्द नहीं चल रहे थे, एकदम साइलेंस वहां पे, और डिम लाइट, येलो लाइट, डिम एकदम लाइट जल रही थी। तो हमने कहा क्या हो रहा है, मतलब हमने कभी ये चीज एक्सपीरियंस नहीं करी थी वहां पे। तो हम थोड़ा सा आगे गए तो वहीं रोक लिया सेवादार अंकल ने कि यहीं रोक रुक जाओ आप। तो हमने थोड़ा सा ऐसे झांक के गुरुजी की गद्दी की तरफ देखा, तो गुरुजी एकदम ट्रांस में, और डिवाइन प्रसाद गुरुजी ने प्रोड्यूस किया उस दिन। वो उनके हाथ में छोटा सा एक वाइट मिश्री का लड्डू जैसा आया, जो करते करते इतना बड़ा हो गया। गुरुजी ने हमें उस दिन इसलिए बुलाया, और स्पेशली मेरी मामी जी को बुलाया कि उनको ब्लेस करना था, डिवाइन प्रसाद देना था। उसके बाद हम तो बहुत ही, मतलब सुना तो था बहुत पर कभी अपनी आंखों से देखा नहीं था ये सब चीज। तो बहुत ही अमेज्ड हम लोग। फिर लाइनें बन गई, गुरुजी ने अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा सबको दिया वो डिवाइन प्रसाद। ऐसी इतनी खुशबू आ रही थी, और वो पूरा अंदर तक ऐसे लग रहा था कि वो खुशबू बस गई है हमारे अंदर। उसके बाद गुरुजी के हाथ एकदम लाल, क्योंकि वो इतना गर्म था। तो वो गुरुजी ने फिर एक बोल मंगवाया, लेकर आए अंकल, उन्होंने अपने हाथ डिप करे, उस पानी का कलर भी मिल्की वाइट हो गया जैसे गुरुजी ने अपने हाथ डिप करे। फिर वो एक एक चम्मच चरणामृत मिला सबको। फिर गुरुजी की तरफ हम फेस करके बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने बोला कि मेरी तरफ क्या देख रहे हो, पीछे मुड़ के देखो नजारे। तो हमने पीछे मुड़ के देखा तो जितनी बड़ी बड़ी फोटोज वहां पे लगी हुई थी गुरुजी के उस टाइम पे, उन सब में इतना अमृत आ रहा था। वो पहली बार हमने देखा कि ऐसे अमृत निकलते हुए, पर इंस्ट्रक्शंस थी कि टच नहीं करना है उसको। और पूरा हॉल एकदम फ्रेग्रेंस से भर गया। तो वो इतना अच्छा नजारा गुरुजी ने दिखाया हमें, ऐसा लगा पता नहीं कहाँ हम स्वर्ग में पहुंच गए। वैसे ही वहां का इतना, इतनी एनर्जी होती थी वहां पे। जैसे ही एम्पायर स्टेट के मेन गेट से एंटर करो तो फ्रेग्रेंस शुरू हो जाती थी गुरुजी की।
और उस दिन बाई चांस, दिस इज बिफोर मैरिज, और बाई चांस वहाँ पे उस टाइम हितेश अंकल भी अपने फ्रेंड को लेके आए हुए थे, तो उनको भी डिवाइन प्रसाद मिल गया। और तो हम दोनों को गुरुजी की कृपा से डिवाइन प्रसाद मिला हमें खाने के लिए। और अभी भी इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी के। अभी मैं रिसेंटली बताती हूँ, तो छोटी छोटी चीजों में लगता है कि हाँ गुरुजी हैं साथ में। अभी फंक्शन था बैसाखी का, तो वर्किंग डे था, तो हमने कहा कि हम चलो हम मॉर्निंग में चलते हैं मंदिर। तो हमें मालूम था मंदिर तो बंद ही होगा, पर एटलीस्ट हम बाहर से मत्था तो टेक के आ जाएंगे, क्योंकि गुरुजी बहुत बोलते थे कि फंक्शंस पे जरूर आओ। कहते कारपेट पे ब्लेसिंग्स रुलती रहती हैं, पर कोई लेने वाला नहीं होता है। पर कहते लोग अपने घरों में बैठे होते हैं। तो हमें था कि नहीं, हमें जाना तो है जरूर। तो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए। हम पहुंचे वहां पे 5 बजे, हम मॉर्निंग में पहुंच गए मंदिर। वहां पे हम बाहर ही बैठने को मिला, वो तो हमें मालूम ही था। तो हम थोड़ी देर बैठे और एकदम से मेरे को विजन आया कि गुरुजी आए हैं और मेरे को हाथ पकड़ के अंदर लेके गए। मुझे कहते तू बाहर क्यों बैठी है? मैंने कहा गुरुजी अब बंद है सारा, तो मैं अंदर कैसे आऊं? तो कहते मैं तेरे को लेके चलता हूँ। और उन्होंने मुझे हर जगह मत्था टिकाया, जहां जहां हम टेकते थे, कोई हॉल के अंदर, शिव मूर्ति पे, पीछे कुटिया पे, झूले पे। मुझे हर जगह कहते फटाफट कर ले, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी मत्था टेक ले। उसके बाद फिर वहां पे जो कॉफी स्टैंड है वहां पे बिठाया। और माली भैया, क्योंकि पहले हमेशा मंडे को उनके हाथ से ही प्रसाद बंटता था, तो माली भैया आए, उन्होंने चाय प्रसाद दिया मुझे, समोसा और बर्फी दी। तो गुरुजी ने कहा खा ले प्रसाद फटाफट। बस इतना था। उसके बाद जो था मेरा ध्यान खत्म हो गया। तो मुझे लगा कि पता नहीं, ऐसे शायद मैंने इमेजिन किया है थोड़ा, हम अपने ऊपर ही हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम अपने ऊपर ही डाउट करते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे ही मेरा शायद मैंने इमेजिन करी है ये चीज। तो बस वो ठीक है, मैंने बताया अपने हस्बैंड को, बताया, मैंने कहा ठीक है हो गया। तो उसके बाद शाम को हमें कहीं इनविटेशन था सत्संग का, तो हम गए वहां पे। तो उन्होंने लंगर नहीं रखा था, उन्होंने चाय प्रसाद के साथ हमें बॉक्सेस दिए। तो जैसे ही मैंने बॉक्स खोला, उसके अंदर वही चाय प्रसाद, हाथ में मेरे ग्लास था, उसके अंदर समोसा और बर्फी। मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने कहा कि गुरुजी ने बोला कि नहीं, ऐसे कोई तुम्हारा इमेजिनेशन है, तुम अपनी तरफ मन से तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो चीजों को। तो वो मैं ही था, मैंने ही दर्शन दिए। तो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर इमेंस ब्लेसिंग्स। इतनी कृपा है सब संगत पे। हमें लगता है नया पुराना, तो कुछ नया पुराना कुछ नहीं होता है, आपके अपने कर्म होते हैं, आपकी कमाइयां होती हैं। क्योंकि बिना ब्लेसिंग्स के जो है गुरुजी, बिना कमाइयों के गुरुजी भी कहाँ से ब्लेसिंग्स देंगे ना? आपके अकाउंट में कुछ होना चाहिए। बैंक में हम जाते हैं तो लोन तभी मिलेगा जब आपकी इतनी वर्थ होगी उसको रीपे करने की। तो सेम है कि हमारी अगर कमाइयां हैं तो गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देंगे। तो हमें अपनी कमाइयां बढ़ानी है। और कमाइयां कैसे बढ़ेंगी? सत्संग अटेंड करके, शब्द सुन के, गुरुजी को याद करके, मंत्र जाप करके। जितना है, कहते हैं ना कि लिमिटेड सांस है हमारे, तो श्वास श्वास सिमरन करो गुरु जी का। क्योंकि पता नहीं, बहुत टाइम के बाद हमें जो है ये मनुष्य जीवन मिला है, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू गुरु जी कि उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है और हमें गाइड किया है कि हमें कैसे करना है। नहीं तो पहले लोग कितना मुश्किल से उनको भगवान की प्राप्ति होती थी, क्या क्या कितने कितने साल वो तप करते थे। पर हमें इतने इजीली हमें भगवान मिल गया। और हर चीज में वो हमें गाइड करते हैं। हमें बस सरेंडर करना है और फेथ रखना है, ये दो चीजें हमें करनी है। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी।